साल था 1866। 1857 की जंग के जख्म अब भी ताजा थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवबंद में उम्मीद की एक नई किरण जगी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसे विद्वानों ने एक मदरसा की नींव रखी। यही था दारुल उलूम देवबंद का जन्म। उनका सपना था एक ऐसा मदरसा बनाना जो सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं देगा बल्कि इस्लाम की असली शिक्षा को फिर से जिंदा करेगा। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना ने भारत में इस्लामी शिक्षा को एक नया मोड़ दिया। बहुत जल्द ही ये अपने कठिन पाठ्यक्रम और विद्वान शिक्षकों के लिए मशहूर हो गया। यहां से निकलकर छात्र बड़े बड़े विद्वान और समाज के नेता बने। एक ऐसे समय में जब चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, दारुल उलूम देवबंद इस्लामी शिक्षा की एक मिसाल बनकर उभरा। अंग्रेजों का राज पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ था और इस्लामी शिक्षा के पारंपरिक तरीके खतरे में थे। दारुल उलूम देवबंद ने कुरान, हदीस, इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और अरबी भाषा और साहित्य की पढ़ाई पर जोर दिया। इस मदरसे ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, जिससे अंग्रेजों के विचारों और संस्कृति का मुकाबला करने में मदद मिली। भारत में इस्लामी आध्यात्मिकता को फिर से जिंदा करने में भी दारुल उलूम देवबंद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आध्यात्मिकता पर इस जोर ने छात्रों के अंदर एक गहरी धार्मिकता और भक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। जैसे जैसे दारुल उलूम देवबंद इस्लामी आस्था और शिक्षा का केंद्र बनता गया, वैसे वैसे भारत में राजनीतिक जागरूकता का एक और आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। शुरुआत में कांग्रेस को अंग्रेजों से बातचीत करने और अपनी बात रखने के लिए एक मंच के रूप में देखा गया था, लेकिन आगे चलकर यही कांग्रेस भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनी। इसने हर वर्ग के भारतीयों को एक साथ आने, अपनी आवाज उठाने और अंग्रेजों से आजादी की मांग करने का एक मंच प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम एकता को एक मजबूत और आजाद भारत की नींव के रूप में देखा। बहुत से मुस्लिम नेता, जिनमें से कई दारुल उलूम देवबंद की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे, ने कांग्रेस के इसी विचार को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही कुछ महान नेताओं में बदरुद्दीन तैयबजी और रहमतुल्लाह सयानी का नाम आता है, जिनका कांग्रेस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। बदरुद्दीन तैयबजी, जो एक बहुत बड़े वकील और विद्वान थे, आगे चलकर 1887 में मद्रास में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रहमतुल्लाह सयानी, जो एक सफल व्यापारी और समाज सेवी थे, बॉम्बे के शेरिफ भी रहे और मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। इन नेताओं ने और कई दूसरे बड़े मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के हर फैसले में बेरअज चढ़क कर हिस्सा लिया और ऐसी नीतियों का समर्थन किया जो सभी भारतीयों के लिए फायदेमंद हों, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है और असली तरक्की तभी मुमकिन है जब सभी एक साथ मिलकर काम करें। भाग 5, एक ऐतिहासिक समागम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। इस ऐतिहासिक समागम में देश भर से 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो भारत के विभिन्न समुदायों, धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। बदरुद्दीन तैयबजी और रहमतुल्लाह सयानी जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति ने एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की आधारशिला के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील वोमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में
बनर्जी ने औपनिवेशिक प्रशासन में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व, विधान परिषदों के विस्तार और भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हालांकि छोटे पैमाने पर था, लेकिन इसने एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी, जो अंततः ब्रिटिश शासन की नींव को ही चुनौती देगा। भाग 6, एक नेता का उदय। कांग्रेस में बदरुद्दीन तैयबजी का उदय। भारत के बहुलतावादी लोकाचार के एक चमकते उदाहरण बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रैंकों में प्रमुखता से उभरे। बॉम्बे में सुलेमानी बोहरा मुसलमानों के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे तैयबजी ने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर बने। जनसेवा के प्रति तैयबजी की प्रतिबद्धता और भारत की क्षमता में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी कानूनी कुशाग्रता, वाक्पटुता और समुदायों को जोड़ने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस रैंकों में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। 1887 में मद्रास में अपने तीसरे सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव उनके कद और सभी भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता का प्रमाण था, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। तैयबजी का अध्यक्ष पद कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। गांधी की आमथा जो उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना सभी भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भाग 7, एकता में मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी के नेतृत्व में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे सत्र में हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की प्रगति के लिए साझा प्रतिबद्धता का उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया। मद्रास अधिवेशन न केवल अपने अध्यक्ष के चयन के लिए बल्कि पारित किए गए प्रस्तावों के लिए भी महत्वपूर्ण था, जो कांग्रेस के विकसित होते राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस सत्र में देश भर के प्रतिनिधियों ने विधान परिषदों के विस्तार से लेकर सिविल सेवाओं में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता तक के मुद्दों पर जीवंत बहस में भाग लिया। मद्रास अधिवेशन में पारित सबसे उल्लेखनीय प्रस्तावों में से एक न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आह्वान था। यह मांग न्याय के प्रशासन में अधिक निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। बदरुद्दीन तैयबजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन विविधता में भारत की एकता और स्वशासन प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। भाग 8, देशभक्ति की विरासत। बदरुद्दीन तैयबजी के चिरस्थायी योगदान। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में बदरुद्दीन तैयबजी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अध्यक्ष पद से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर बने रहे, यह स्वीकार करते हुए कि एक विभाजित भारत अंग्रेजों के लिए आसान शिकार होगा। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है और वास्तविक प्रगति उसके समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान से ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के प्रति तैयबजी की प्रतिबद्धता, खासकर महिलाओं के लिए, ने उन्हें अंजुमन-ए-इस्लाम सहित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। एक बात सी की जिसने मुस्लिम लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। उनका मानना था कि एक शिक्षित नागरिकता भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है और समाज के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रवादी नेता, न्यायविद और समाज सुधारक के रूप में तैयबजी की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो उन्हें एकता की शक्ति
न्याय के महत्व और शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की याद दिलाती है। भाग 9, आजादी की ओर, दारुल उलूम देवबंद और स्वतंत्रता संग्राम। इस्लामी शिक्षा का प्रकाश स्तंभ दारुल उलूम देवबंद ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदरसे ने अपने छात्रों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना पैदा की। इसके कई स्नातक स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बने। मौलाना महमूद हसन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक संयुक्त भारत के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए।